और अब बात आतंकियों की, जिस पर एक बार फिर एनआईए ने शिकंजा कसा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम से अलकायदा के 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से ज्यादातर आतंकी 20 साल के आसपास के हैं। एनआईए की एक कार्रवाई इसलिए बड़ी है क्योंकि गिरफ्तार किए गए आतंकियों के जरिए अलकायदा एक बार फिर भारत को दहलाना चाहता था, दिल्ली और एनसीआर में धमाका करना चाहता था। इसके लिए उसने कई युवाओं को गुमराह कर रखा था। आज हुई 9 गिरफ्तारी में से केरल के एर्नाकुलम से 3 युवा आतंकी दबोचे गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 युवा आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। एनआईए के दफ्तर से आतंक के खिलाफ हुई इस कार्रवाई को लेकर नेटवर्क 18 के संवाददाता शंकर आनंद ने कई अहम जानकारी दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरल और पश्चिम बंगाल में एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसका वास्ता आतंकी संगठन अलकायदा से बताया जा रहा है। इस वक्त में मैं एनआईए के दफ्तर के ठीक बाहर में है। एनआईए मुख्यालय में इस मामले पर तफ्तीश चल रही है और एनआईए के अधिकारियों की अगर माने तो जिस तरह से पाकिस्तान में बैठे हुए अलकायदा आतंकी संगठन से जुड़े हुए कई आतंकी केरल और पश्चिम बंगाल में कई लोगों को सोशल मीडिया के मार्फत से उसे ट्रेनिंग दे रहे थे और उसे आतंकी बना रहे थे। और इस मामले पर जब जानकारी स्पष्ट हुई तो कई जो आतंकी हैं इस मामले को ध्यान में रखते हुए एक बड़े आतंकी वारदात करने के लिए तैयार भी हुए थे। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 6 पश्चिम बंगाल मूल के बताए जा रहे हैं और 3 केरल मूल के बताए जा रहे हैं। केरल के एर्नाकुलम से वास्ता है और जबकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुर्शिदाबाद से वास्ता है। जिस तरह से इस मामले पर छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं और ये भी पता चला है कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर को ये दहलाने की एक कोशिश कर रहे थे। लिहाजा किस तरह से राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बड़े आतंकी वारदात को ये अंजाम देने थे, इस मामले पर आगे की पूछताछ हो रही है। और कहा जा सकता है कि एनआईए के अधिकारी की अगर माने तो आने वाले वक्त में इस मामले में कुछ और भी आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आ रही है। एक युवक और युवती को खंबे से बांधकर जमकर पिटाई की गई। मूक दर्शक बने लोग देखते रहे। खंबे से बांधकर युवक युवती की पिटाई। लोग वहां ना सिर्फ इस पूरी पिटाई को, इस नज़ारे को देखते रहे बल्कि इसका एक वीडियो भी बना लिया उन्होंने। पीड़ित युवती ने अब मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस शख्स के हाथ पैर बांधे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस दौरान कई लोग मौजूद हैं। मामले को लेकर पीड़ित युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी और बताया कि उसने एक लड़के से कुछ घरेलू सामान मंगवाया था, जिसकी सूचना कुछ लोगों को मिली और बिना कुछ सोचे ही दोनों लोगों को खंबे से बांधकर पीटना शुरू कर दिया। इससे पहले कि पुलिस मौके पर पहुंचती, दोनों लोगों को खंबे से बांधे रखा। मामले में पुलिस ने आरोपी बंसी रावत, भगवान रावत और सांवरा रावत को मारपीट करने और लज्जा भंग करने के मामले में गिरफ्तार किया। पीयूष मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चित्तौड़गढ़ से। पीयूष, क्या ये मामला है पूरा? चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला थाने का यह मामला है, जहां पर एक युवती से घरेलू सामान देने जो परिचित पहुंचता है, ग्रामीणों द्वारा उसको गलत अर्थ, उन दोनों के रिलेशन को गलत अर्थ लेकर दोनों को खंबे से बांधकर पिटाई कर दी जाती है और कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। और सबके बीच जो वहां पे लोग भीड़ के अंदर मौजूद है वो वहां पर वीडियो बनाकर वायरल करता नजर आया, जिन्होंने कोई भी उन दोनों को बचाने का प्रयास नहीं किया। इस मामले में दोनों द्वारा जो पीड़ित है उन्होंने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है और 3 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, कौन है ये लोग? पंच सरपंच है कहीं के, कानून के रखवाले हैं, कौन है ये लोग? जी देखिए, भीड़ तंत्र का हमेशा शिकार लोग होते आए हैं और यहाँ पे भी इस तरह के कि ग्रामीण जो मौजूद थे वो खुद ही अपना निर्णय लेके और इन दोनों को बिना सोचे समझे सजा देने में लग गए। जबकि बताया जा रहा है कि युवती का घरेलू सामान देना ये जो युवक था वो परिचित था, वो पहुंचा है और उस नाते इन लोगों ने गलत अर्थ लेके प्रेमी प्रेमिका का मानते हुए इन दोनों को खंबे से बांध दिया और उनके साथ ताबड़तोड़ मारपीट करके और कपड़े तक फाड़ दिए। तो ये सारा जो मानवीय घटना, शर्मसार की घटना थी और ये लोगों के लिए जो सोचने विषय ये था कि लोगों को चाहिए था कि यहाँ पे घटना की साक्ष्य जुटाकर इन दोनों को बचाने का प्रयास किया है। वनिष्ठ लोग उनका वीडियो बनाकर वायरल करते और मजे लेते नजर आए। जी, हालांकि भीड़ का कोई चेहरा होता नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं और पुलिस ने भी कुछ चेहरों को हिरासत में लिया है।
कुछ चेहरों की पहचान कर पीयूष कितने लोगों को हिरासत में लिया है, क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है अब? जी देखिए, इन दोनों की जो पीड़ित हैं, उन दोनों की रिपोर्ट पर 3 लोगों को मौके से उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया जब ये मामला पूरा खुलासा हुआ। जिस आज जो वीडियो के आधार पर पुलिस द्वारा अन्य लोगों की भी तफ्तीश की जा रही है और उन्हें भी हिरासत में लेने की कवायद जारी है। ठीक है, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए। चलिए और खबर सीकर से, बड़ी खबर सीकर से है। एक स्कूटी सवार यहां पर जिंदा जल गया। इलाके में इस खबर के फैलते ही सनसनी, युवक की हत्या कर शव जलाने का भी शक। पुलिस जांच में जुट गई है। सीकर के दादिया थाना इलाके के पलासिया गांव के पास देर रात एक स्कूटी सवार के जिंदा जलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्कूटी सवार के जिंदा जलने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की हत्या कर उसका शव जलाया गया है, ये प्रारंभिक जांच में सामने आ रहा है। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कल्याण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। स्कूटी के नंबर के आधार पर मृतक युवक की शिनाख्त बगड़ी गांव के रहने वाले शुभकरण स्वामी के रूप में हुई है। खबर जोधपुर से है। जोधपुर में डीआरआई का बड़ा एक्शन। बिलाड़ा में करोड़ों रुपए का सोना पकड़ा है डीआरआई ने। 5 किलो 400 ग्राम सोने को जब्त किया है। जयपुर से जोधपुर ये सोने की खेप ले जाई जा रही थी, सोना ले जाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान फायरिंग की भी सूचना मिली है। डीआरआई टीम के एक सदस्य भी घायल हुआ है इस फायरिंग में। जोधपुर के फाइनेंसर से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की चांदी भी बरामद की गई है। खबर अजमेर से। अजमेर के मार्टिनडल ब्रिज के पास से गुजर रही पानी की पाइपलाइन अचानक फूट गई, जिससे बीच सड़क पर फव्वारा फूट गया। अचानक फूटी लाइन से लोग सकते में आ गए। बाद में लोगों ने जलदाय विभाग को फोन किया। पाइपलाइन के फटने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया और सड़क पर क्षतिग्रस्त होते हुए कीचड़ जम गया, जिससे आने जाने वालों को भी खासी परेशानी हुई। और झुंझुनू से बड़ी खबर, एक बेकाबू ट्रक यहां पर पलट गया। साबुन के कार्टन इस ट्रक में भरे हुए थे। हालांकि राहत की खबर यह है, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। सरकार का एक्शन प्लान तैयार है, लेकिन बजरी माफिया पूरी तरह से बेखौफ है। तस्वीरें कुछ दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, टोंक से आई इस तस्वीर को। बजरी से भरा ट्रैक्टर इस गाय के बछड़े को टक्कर मार देता है। इसी तरह बछड़े को बाहर निकाला जाता है। मौके पर मौजूद लोग ट्रैक्टर वाले को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ना कोई डर ना कोई फिक्र। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को आगे बढ़ा देता है, तो चाहे कोई कुचल ही क्यों ना जाए। लोग चिल्लाते रहे, लेकिन उनको किसी की जान की फिक्र नहीं। सवाल फिर वही, आखिर कब लगेगा बजरी माफिया पर ब्रेक? पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। पहले चरण में 1003 सरपंचों के लिए चुनाव होंगे। 9355 वार्ड पंचों के लिए भी चुनाव होने हैं। 20 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 सितंबर को ही चुनाव प्रतीकों का भी आवंटन किया जाएगा। 28 सितंबर को मतदान होगा। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंचायत चुनाव के लिए शाम 5 बजे तक नामांकन जारी रहेंगे। नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। पहले चरण में 1003 सरपंचों के चुनाव होंगे। 9355 वार्ड पंचों के लिए भी चुनाव होंगे। 20 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। कपिल श्रीमाली मेरे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। कपिल, आज नामांकन का दिन, क्या तस्वीरें, क्या चल रहा है, क्या अपडेट?
देखिए, उदयपुर के 2 पंचायत समिति के 55 ग्राम पंचायतों में नामांकन प्रक्रिया चल रही है और 10 बजने के साथ ही जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल करने के लिए जो नामांकन केंद्र है वहां पर पहुंचने लगे थे। कल ही नामांकन अधिकारी, जिसमें आरओ और पीआरओ 2 अधिकारी एक पंचायत के लिए पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर रवाना कर दिए गए थे, जो देर शाम तक अपने गंतव्य तक पहुंचे थे और आज सुबह 10 बजे पूरी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया। हालांकि ये ध्यान रखा जा रहा है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत ज्यादा भीड़-भाड़ नामांकन के दौरान जमा ना हो, इसके लिए पहले से जो प्रशिक्षण दिया गया उसमें भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए थे। गोगुंदा और सराड़ा के 55 ग्राम पंचायतों के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। सुबह से जो प्रत्याशी है वो नामांकन दर्ज कराने के लिए भी पहुंच रहे हैं और जो नामांकन केंद्र है वहां पर प्रवेश करने से पहले जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी और जो इलेक्शन प्रोटोकॉल है उसकी पालना पूरी तरह से हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जाब्ता भी जो नामांकन केंद्र है उसके बाहर तैनात है। 2 दिन के लिए नामांकन अधिकारी गंतव्य के स्थान के लिए गए हैं। उसके बाद में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर अंतिम सूची प्रकाशन के बाद में पुनः ये जो नामांकन अधिकारी हैं उदयपुर मुख्यालय के लिए लौट जाएंगे और उसके बाद जब 28 सितंबर को ये चुनाव होने हैं तो एक दिन पहले मतदान दल एक बार फिर उदयपुर से पूरी प्रशिक्षण प्राप्त कर जरूरी दस्तावेजों को और सामग्री को लेकर यहाँ से रवाना होगा। जी ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब आपको दे देते हैं कोरोना अपडेट। प्रदेश भर में आज 813 नए पॉजिटिव केस कोरोना के मिले हैं। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, 1,12,000 के पार तक अब पहुंच गया है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,12,103 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,315 लोगों की मौत हो चुकी है। 92,303 केस पॉजिटिव से नेगेटिव भी हुए हैं। 90,861 लोग डिस्चार्ज भी किए गए हैं। प्रदेश में 18,485 केस अब भी एक्टिव हैं। आज 38 कोरोना पेशेंट्स को रिकवर किया गया है, 38 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक 1,12,103 कुल केस प्रदेश में अब तक और एक्टिव केस 18,485। 90,861 मरीजों को ठीक कर दिया गया है और 1,315 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। सचिन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, लगातार बढ़ते आंकड़े अब डराने लगे हैं। बिल्कुल सुमित, जिस तरह से पूरे प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है वह काफ़ी डराने वाला है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने देखा कि प्रदेश में अस्पतालों में अब बेड की जो है समस्या होने लगी है। इसके अलावा आईसीयू और वेंटिलेटर्स के लिए भी किल्लत महसूस हो रही है। तो ऐसे में ये समझने वाली बात होगी कि जिस तरह से प्रदेश में आंकड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि अगर हम अकेले राजधानी जयपुर को भी देखें तो यहाँ आज पिछले 12 घंटे में 132 नए पॉजिटिव केसेस आए और शाम तक होते होते ये आंकड़ा 350 को पार कर जाता है। तो ऐसे में पॉजिटिव का जो आंकड़ा राजधानी में बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा जैसे शहर जहां पर की आबादी का अच्छा घनत्व है वहां किस तरह से पॉजिटिव केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, किस तरह से लोग जो हैं अस्पतालों में तेजी से भर्ती हो रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले एक वर्चुअल ओपन प्लेटफॉर्म पर चर्चा भी की थी। देश के जो प्रख्यात चिकित्सक थे उनसे चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा भी था कि नो मास्क नो एंट्री का संकल्प जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक कोरोना पर किसी भी तरह से रोक लगा पाना संभव नहीं होगा। जहां तक राजधानी जयपुर की यदि मैं बात करूं तो राजधानी जयपुर में 10,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं और इतने ही करीब जो हैं वो डिस्चार्ज होकर के अपने घर भी चले गए हैं। और पिछले 12 घंटे की बात करूं मेरे सहयोगी कपिल उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, क्या हाल उदयपुर के? देखिए, पिछले 24 घंटे में उदयपुर में 66 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और उसमें से 7 कोरोना वॉरियर पॉजिटिव पाए गए। इन कोरोना वॉरियर्स में डॉक्टर शामिल है। पिछले कुछ दिनों में रोजाना चिकित्सकों में इस संक्रमण की पुष्टि हो रही है। इसके साथ ही कुल 35 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि नए केसेज हैं। कुल 3,645 मामले उदयपुर में अब तक संक्रमण के हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात, उदयपुर के सेंट्रल जेल में अब कोरोना दस्तक दे चुका है। 27 कैदियों में
कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से जेल प्रबंधन में हड़कंप मच गया और 100 से ज्यादा कैदियों की और सैंपलिंग करवाई गई है। उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये जो कैदी संक्रमित है उससे ठीक एक दिन पहले 150 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने जेल के अंदर रेड मारी थी मोबाइल फोन की तलाशी के लिए। तो ऐसे में पुलिस विभाग में भी अब जोधपुर के हाल जान लेते हैं। ललित, जोधपुर पहले जयपुर से पीछे था, लेकिन अब आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो जयपुर से आगे निकल चुका है जोधपुर। क्या हाल, क्या आज की तारीख कहती है जोधपुर के लिहाज से? देखिए सुमित, सितंबर का महीना सितम लेके आया है और यहाँ पे 20,000 का आंकड़ा पार हो चुका है जोधपुर में टोटल पॉजिटिव का। सितंबर महीने की अगर बात करें तो करीब 107 मौतें हुई हैं। तो पिछले सितंबर का जो महीना है बहुत ही खतरनाक आया है। 501 मरीज कल सामने आए थे, 6 और मरीजों की मौत हुई और इस लिहाज से मौत का आंकड़ा भी जो है करीब 286 हो चुका है। लेकिन तमाम प्रयास प्रशासन कर रहा है, बैठकें हो रही है, राउंड हो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। 2 अस्पताल पहले फुल हो चुके हैं। महात्मा गांधी अस्पताल में 9 बेड की स्थिति है। एम्स जो है अब लगभग 9 बेड की स्थिति आ चुका है। जो मथुरा दास माथुर अस्पताल में 300 बेड की व्यवस्था की थी वो भी अब लगभग फुल होने को है। तो ऐसे में हालात लगातार बिगड़। कपिल, सचिन, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको मिलवाते हैं बूंदी के शेर से, जिसने 2 आतंकियों को लेह लद्दाख में ढेर कर दिया था, पर 3 गोली लगने के बाद खुद अस्पताल में रहा। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे तो जगह जगह उनका जोरदार स्वागत हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। आतंकियों का काल बना शैतान, बूंदी का बहादुर सपूत, मरुधरा का लाल, बूंदी के शेर का स्वागत। शानदार, भव्य, जबरदस्त, ये बूंदी के वीर बहादुर का स्वागत है। मरुधरा के लाल का ग्रैंड वेलकम है। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने वाले पर फूलों की बारिश है। विजय जुलूस है उस वीर का जो दुश्मनों का काल है। आतंकियों के लिए आतंक है, अब काम ही ऐसा किया है जिससे बूंदी का नाम रोशन हुआ है। तो बूंदी के शेर का ऐसा स्वागत तो बनता ही है। मेरे को बहुत अच्छा लगा और ऐसा होना भी चाहिए। एक देश के वीर सैनिक के लिए ऐसा होना भी चाहिए। और जो मैंने अच्छा काम किया उसके बारे में मेरे लिए जो स्वागत हो रहा है वो मेरे लिए काबिल तारीफ है। जब मेरा वहाँ ऑपरेशन चल रहा था तो उसको मेरे को नियुक्त किया था कि आप हमारे साथ चलोगे, और जो उनकी जो प्रशंसा था, उनके जो हमारे प्रति जो सोच थी वो मैंने सोच पूरा करके दिखाया है। 2 आतंकी मारे गए थे और एक पाकिस्तान से था, एक लोकल था। दरअसल जब बूंदी के वीर सपूत शैतान सिंह मीणा लेह लद्दाख में तैनात थे, तब उन्होंने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। इस दौरान आतंकियों की ओर से की गई गोलीबारी में शैतान सिंह को 3 गोलियां भी लगी, जिसके बाद से शैतान सिंह का दिल्ली के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा था। और अब जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर शैतान सिंह घर लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। शैतान सिंह जी बचपन से ही होनहार थे और इनकी तमन्ना थी देश की सेवा करने की, और वो शैतान सिंह जी ने कर दिखाया। हमारे पूरे विधानसभा का, पूरे जिले का नाम रोशन किया है। हमारे क्षेत्र के वीर जवान ने जो इस क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे देश के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे भैया ने मतलब 2 आतंकवादियों का ढेर करके हमारे गांव, हमारे जिले, हमारे तहसील का नाम रोशन किया। इस चीज़ का हमें बहुत गर्व है और बहुत खुशी की बात है। और हमारा भाई जिंदा लौट कर हमारे पास आ गया। जी हाँ, लोगों को नाज है बूंदी के शेर पर, गर्व है बूंदी के शेर पर। न्यूज़ 18 भी शैतान सिंह मीणा के अदम्य साहस को सलाम करता है। बूंदी से न्यूज़ 18 के लिए चैन सिंह की रिपोर्ट।